हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मॉर्निंग सर। सबके? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो सारे जने पहुंच गए। धीरे धीरे सब आ रहे, सब आ रहे, सब आ रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ भी आ गया। देखो, प्रतिभा ने तो लिख भी दिया। किसने? हाँ, तो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया मेरे लिए। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं। एक बार आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं तो सर। क्या हुआ? क्या किया? होमवर्क नहीं हुआ? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं पहुंची मेरे पास। किया है सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। तो चलिए चेक करते हैं आपने जो होमवर्क किया। मैं चौक ले लेता हूँ। हाँ जी, चलिए साहब, तो जो अपने होमवर्क बिल्कुल बिल्कुल जय जिनेन्द्र किया हुआ है आपने, तो चलो चेक करते हैं मैंने होमवर्क में क्या दिया था। देख लेते हैं बेटा। मैंने आपको होमवर्क में दिया था नंबर 1। चेक कर ले बेटा। सबसे पहले पॉसिबल नंबर आइसोमर्स फ्रॉम C4H8। तो C4H8 से कितने आइसोमर बनेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। C4H8 सर आवाज आवाज कम आ रहे हैं। आवाज कम आ रही है? यस हाउ सर। हाउ सर। आप देखो, आप देखिए, अभी भी कम आ रहा है। अब कम आ रहा है अभी भी? अरे वो हाँ बाद में हो जाएगा ना अपने आप याद। अरे, अब तो मैंने लगा लिया माइक अच्छी तरह से, फिर तो आनी चाहिए आवाज। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम में धीरे धीरे आ जाता, आप पढ़ाओ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलिए देखो, चेक करके देखो, धीरे धीरे आएगा। मैं लिख रहा हूँ, उसको देखना। नंबर ऑफ आइसोमर्स। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे आइसोमर्स के नंबर पूछे और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, तो सबसे पहले तो लेना है DU। तो इसका DU आप बढ़िया सही से निकाल सकते हो। 4 2 8 + 2 10, 10 - 8/2 यानी कि 1। इसका मतलब ये 1 बता रहा है कि आपका आंसर दो तरीकों में डिवाइड होगा। नंबर पहला जिसमें 1 पाई हो सकता है, दूसरी कैटेगरी जिसमें 1 रिंग हो सकती है। सबसे पहले तो ये हमारा काम होता है नंबर 1। फिर अपन शुरू करते हैं C4 से। तो 4 का मतलब होता है 4.0। इसका मतलब अपन 4 कार्बन की लेंथ का स्ट्रक्चर बना। अब आप सोचो, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें पाई बॉन्ड की एंट्री करनी है, तो कितने पाई बॉन्ड इसमें एंटर कर सकते हैं? देखो आप। गुड इवनिंग सर। तो वन आप पाई बॉन्ड। दो दो कैसे? अगर डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो ये एक नाम बनेगा 1 ब्यूटीन। 2 और 3 में फिर दूसरा डबल बॉन्ड आप यहां ला सकते हो, तो ये नंबर 1, ये 2 ब्यूटीन। इसका मतलब 4.0 से टोटल आपके 2 बन गए। अब आप आ जाओ नंबर 3.1। तो 3.1 का मतलब 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। ये तो बन गया इसका ढांचा, स्केलेटन। और इसमें एक पाइप की एंट्री कर दो, तो चाहे पाइप में यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, चाहे यहां लगा दूं, एक ही बात है। तो कहीं भी लगा दो, इससे केवल एक ही बनेगा। तो इसका सम टोटल हो गया 3। तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया 3 आंसर का। अब आ जाओ रिंग वाले केस में। तो 4.0 सर की ये रिंग डी क्या बनेगी है? केवल एक, ये और डी क्या है सर? 3.1 की बनेगी एक। तो टोटल आंसर आपका बनेगा 2। तो आंसर को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। 5। चेक करो बेटा, ये आपने किया है 5। यस सर। ये देखो, बना कि नहीं बना? ये डी क्या है सर? ड्यू ड्यू क्या है? आज आप नए आए हो क्या बेटा? यस सर। हाँ बेटा, तो आपको फिर मेरे पुराने लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे बेटा। उसको जी एक सर। बार अच्छी तरह से पढ़ो ढंग से, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी सर। पुराने चलिए, लेक्चर्स नहीं लिए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, जिसका आंसर है 5। अब मैंने जो दूसरा होमवर्क दिया था वो देख लो बेटा। मैंने कहा था इसमें से कौन सा पेयर
पीआई को शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म को। तो आप चेक करो, मैंने लिखा था ऑर्थोक्रिसॉल एंड एथिल बेंजीन। तो देखो मैं दोनों के स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने। ये है ऑर्थोक्रिसॉल और एक मैंने दिया एथिल बेंजीन। अब आप चेक करके देखो क्या ये आइसोमर भी है कि नहीं। तो आप चेक करो यस और नो। आप चेक करके देखो क्या इनका एमएफ मैच करता है क्या? नो सर। नो, क्योंकि देखो इसके पास ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी आइसोमर ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन गया कैंसिल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, देखो 1,3 डाइमेथिल बेंजीन यानी कि जिसका नाम है मेटाजाइलीन और एक 1,2 डाइमेथिल बेंजीन 1,2 डाइएथिल बेंजीन सॉरी। तो देखो मैंने दो स्ट्रक्चर दिए, एक तो मैंने दिखाया है देखो जाइलीन, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन, लेकिन मैंने पोजीशन कौन सी दी है 1,3 मेटा वाला दिया, ये मेटा दिया सॉरी। तो इसको कर दो मेटाजाइलीन। लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको नाम दिया है 1,2 डाइएथिल बेंजीन। तो ये 1,2 डाइएथिल बेंजीन। अब आप चेक करके देखो क्या ये आइसोमर भी है कि नहीं। नो सर। नो सर नहीं है। इसमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो गए, तो ये भी आइसोमर ही नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेनॉल और डाइएथिल ईथर। तो साइक्लोब्यूटेनॉल ये और डाइएथिल ईथर। तो आप चेक करके देखो क्या ये आइसोमर हो सकते हैं क्या। सबसे पहले तो चेक किया करो क्या इनका डीयू और क्या इनका एमएफ मैच कर रहा है क्या। नो सर नहीं होगा। लेकिन इसका ड्यू तो 0, इसका मतलब तो मेरे 3 एग्जांपल तो मैंने आपको ऐसे दिए जो आइसोमर ही नहीं है, तो इन्हें आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं। अब अपन आते हैं अपने नंबर चौथे पर। चौथे नंबर पे है प्रोपिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो देखो ये है आपका प्रोपिल अल्कोहल, ये प्रोपिल और ये होता है आइसोप्रोपिल और इसके ऊपर लगा दीजिए अल्कोहल का OH। अब आप चेक करके देखो दोनों का ड्यू सेम, दोनों का एमएफ सेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। नो सर। तो इसका मतलब चेक करें तो दोनों आइसोमर तो हैं, लेकिन गौर से देखो इसमें OH की पोजीशन 1 पर है, जबकि इसमें OH की पोजीशन कितने पर है 2 पर है। हमारा जो पोजीशन आइसोमर है उसका आंसर सही। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। तो एक बार चेक कर लीजिए बेटा, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए, सही है। यस सर। और कुछ दिया था क्या? एक मैंने और दिया था क्रियात्मक समवायता नहीं है ना बेटा। क्रियात्मक समवायता नहीं होगा ना। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ नहीं बेटा, क्रियात्मक समूह समावेयता के लिए तो फंक्शन को बदलना चाहिए ना। वही सर, नहीं होगा ना। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें इसमें जो देखना है वो पीआई का क्वेश्चन था, ये पीआई दिया था मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे के पीआई हैं। ये चैन समवायता। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया था पॉसिबल आइसोमेरिक अल्कोहल्स फ्रॉम C4H10O। तो देखो इसके अंदर आपके पॉसिबल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ले लेते, तो ये देखिए कैसे बनेगा इसका तरीका, ये देखिए। तो आपको दिया गया था पॉसिबल आइसोमेरिक अल्कोहल्स फ्रॉम C4H10O। तो देखो सबसे पहले लेना था C4H10O और इससे बनाने थे आपको अल्कोहल्स। तो कितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे, इसका सिंपल सा तरीका बहुत इजी है। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसका डीयू निकाल लो, 0 डीयू 0 में कोई पाई बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो सोचो इसका आंसर तो वैसे ही बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसका आंसर निकालने के लिए आपको रेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए।
अल्कोहल बोला है तो पहले अल्कोहल लगा लीजिए और यहां लगा दो C4। देखो ये पिछले वाले पीछे से आया ये क्वेश्चन। तो आपको पता है C4 के टोटल रेडिकल कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब वो चारों के चारों रेडिकल आप बना दो, ये सब एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे। देखो ये रहा ब्यूटिल, ये देखो ये रहा सेकेंडरी ब्यूटिल, तीसरा देखो ये रहा आइसोब्यूटिल, और ये रहा टर्शियरी ब्यूटिल। जहां पर मैंने ये फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता छोड़ी है वहां पर आप OH लगा दो। अब आप चेक करके देखो ये सभी के सभी आइसोमर्स है। देखो ये चारों के चारों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। देखो सर ये चैन आइसोमर्स होगा क्या? नहीं बेटा, इसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है C4H10O से कितने अल्कोहल आइसोमर्स बन सकते हैं। उसने ना तो चेन बोला ना पोजीशन बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ आइसोमर बोला। तो जैसा वो वर्ड बोलता है वैसा काम करो। अगर उसने केवल आइसोमर बोला है तो आप केवल DU एंड MF का मैच कराओ, बाकी कुछ मत चेक करो। जब वो PI बोलता है तो पोजीशन चेक करो, वो जैसा नाम बोलेगा वैसा आइसोमर चेक करना पड़ेगा। शब्दों को पेपर में देखना सीखो। उसने बोला सिर्फ आइसोमर, तो आप सिर्फ दो ही चीजें देखो, D और MF सेम होनी चाहिए बस। तो चेक करके देखो हर किसी का एक दूसरे से D और MF सेम और सब के सब आइसोमर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर देखो ये दोनों PI कर सकता हूं, और अगर मैं पहले और तीसरे को देखूं तो देखो चैन आइसोमर है। करो तो देखो ये CI हो गया, चेन आइसोमर्स। तो इस तरह से ये डिवीजन आप खुद के लिए कर सकते हो, लेकिन पेपर में एग्जामिनर ने नहीं पूछा। पेपर में एग्जामिनर के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्योंकि पेपर में जिस बच्चे ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया समझ जाना वो बच्चा सक्सेसफुल है। वो जो कह रहा है अगर आपने उसके मुताबिक कर दिया तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो उसने बोला है C4H10O से कितने अल्कोहल आइसोमेरिक बनेंगे, तो उसने कहीं नहीं कहा PI और ना CI। तो आप तो सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर सारे छाप दो जिनका DU और MF एक जैसा आता है, तो आपका आंसर बनाना बहुत आसान। ये और अब देखो जो क्वेश्चन उसने नेक्स्ट दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया था पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर फ्रॉम C3H6। तो देखो आपको दिया C3H6, क्वेश्चन को समझना C3H6 और लिख के दिया साइक्लिक आइसोमर्स। तो देखो आपका स्टेप क्या होता है, वही का वही सेम। सबसे पहले निकालो इसका DU। हमें पता है इस एक के दो पार्ट होते हैं, एक पाई भी होता है और एक रिंग भी, लेकिन उसने हमसे मांगा क्या है? साइक्लिक। काम नहीं करना। अब इस वाले को काट दो क्योंकि उसने डिमांड ही नहीं की, क्यों करें, टाइम वेस्ट होगा। तो सोचिए इसको बनाना है और आपके पास कार्बन है 3, तो आपका आंसर होगा 3.2। तो सिर्फ आप चेक करो एक ही आंसर बनेगा 1। सिर्फ एक साइक्लोप्रोपेन बनेगा, आपका आंसर खत्म। तो मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं आपको जो बार बार हिंट दे रहा हूं, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। पेपर में जैसा क्वेश्चन बोले, जो वो डिमांड करे सिर्फ उसी का आंसर ही देना। एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे तो आप गलत हो जाओगे। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। चलिए तो अपन चेंज करें इसमें यहां से। यस चलिए सर, तो ये अपना खत्म हो गया। पर अब एक बार चेक कर लो, हम अब तक अपनी 4 समावेशिता कर चुके हैं बेटा। सर उसका हिंट में वापस देता हूं, एक बार चेक करना। यस सर। हाँ जी देखो सर देखिए बेटा, हम लोगों ने शुरू किया था आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहला शुरू कर रखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचनात्मक, और इस संरचनात्मक के 6 भाग थे।
लेकिन हमने अभी तक की है केवल 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 कर दिए हमने। एक हमने कर लिया CI, एक हमने कर लिया PI, एक हमने कर लिया FGI और एक हमने कर लिया RCI। यहां तक चेक करके देखो इन तीनों चारों में क्या खासियत है। इन चारों के अंदर खासियत ये है कि समावेता शब्द आते ही समझ जाओ कि DU और MFC। तो इन चारों में खासियत ये होगी कि DU प्लस MF सेम आएगा, लेकिन जैसा नाम है कौन चेंज, चेन यहाँ पर चेन में चेंज हो तो सारे CI की बास्केट बना देना। फिर दूसरा कौन, पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज हो तो डाल देना पोजीशन की बास्केट में। लेकिन मैंने इसके नीचे एक नोट लिखवाया था, मैंने कहा ध्यान रखना CI या PI जब देख रहे हो तो ध्यान रखना उसकी फैमिली, उसकी सीरीज, उसका फंक्शन ग्रुप बदलना नहीं चाहिए। तो मैंने नोट लिखवाया था कि दोनों में जब आप काम करो तो सारे कंपाउंड्स जितने भी आइसोमर बनाओगे सबकी फैमिली, सबकी सीरीज, सबका फंक्शन ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने FGI में एंट्री की थी तो मैंने कहा था कि जितने भी आइसोमर बनाओ जिनका DU सेम, जिसका MF सेम, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब इसमें जितने कंपाउंड बनाओगे सब अलग अलग होंगे, एक भी किसी से मेल नहीं खाएगा, सिर्फ मेल इसी बेस पे होगा। फिर मैंने कहा था ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जिनके अंदर दो ही चीजें चेक करनी है, रिंग एंड चेन। तो ऐसे कंपाउंड जिसका DU सेम, जिसका MF सेम, लेकिन जिसमें रिंग और चेन अलग अलग हो। अब जैसे आज मैं काम करता हूं, देखो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एक एग्जांपल से सबको चेक करता हूं। तो कैसे देखना, गौर से देखो आप। मैंने आपको सपोज करो C4H8, देखो मैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। अब सोचो अगर मेरे को CI बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सोचना। CI बनाने के लिए मैं डिफरेंस क्या डालूंगा, 10 का। देखो कैसे, नंबर 1 मैंने 4 कार्बन की एक चेन बनाई और मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई और मैंने कहा ये दोनों होंगे। अब आप चेक करके देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के CI हो गए। देखो दोनों का DU देखो चेक करके देखो सेम, दोनों का MF देखो सेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक की चेन लेंथ 4 की है तो एक की चेन लेंथ 3 की है। इसका मतलब ये दोनों कौन से आइसोमर या समवेगी हो गए, चेन आइसोमर। अब यही फॉर्मूला यहाँ फिट करते हैं। नंबर 1 आपने लिया 1 ब्यूटीन एंड आपने लिया 2 ब्यूटीन। अब आप देखो दोनों का डिफरेंस चेक करो, डेफिनेशन को बनाओ, दोनों का DU सेम, दोनों का MF सेम, लेकिन चेक करके देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डबल बॉन्ड पे। 2 पर, जबकि देखो दोनों की लेंथ सेम है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर आप PI में बात करेंगे तो दोनों की लेंथ एक जिसे रखते हुए डबल बॉन्ड की स्थिति बदल जाएगी। अब चेक करो जो मैंने नोट लिखवाया था कि जितने समावेगी या जितने आइसोमर बनाओ एक ही फैमिली के होने चाहिए। देखो ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। अब आ जाओ FGI। FGI के अंदर अगर मैं ले रहा हूं तो देखो CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 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 CH2, ये देखो। अब आप दोनों को चेक करो, दोनों का DU सेम, दोनों का MF सेम, लेकिन देखो दोनों की फैमिली बदल गई। अगर एक एल्कीन फैमिली से आ रहा है तो एक आ रहा है साइक्लोएल्केन से, तो इसका मतलब यहाँ पर फैमिली सीरीज बदल गई। तो आपकी डेफिनेशन हो गई कि यदि आपके आइसोमर जिनका DU सेम हो, MF सेम हो, लेकिन अलग अलग फैमिली से आए तो कौन होंगे, फंक्शनल ग्रुप। देखो रिंग चेन में यही का यही एग्जांपल वापस आ गया।
ये देखो आप, सेम यही कोई एग्जांपल नीचे, लेकिन अब की बार हम इसको रिंग चेन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का ड्यू सेम, दोनों का एमएफ सेम, लेकिन चेक करके देखो एक चेन है और एक रिंग है, तो नाम हो गया रिंग चेन आइसोमर। इसका मतलब जैसे अपन कहते हैं ना बायोलॉजी में कि सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। सभी हार्मोन प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। जैसे अपन कहते हैं सभी सरदार पंजाबी होते हैं, लेकिन सभी पंजाबी सरदार नहीं होते। तो वही चीज यहाँ पर मैंने बोली है कि सारे के सारे आरसीआई एफजीआई होते हैं, लेकिन सारे एफजीआई आरसीआई होना कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। गौर से देख लो, आपका जो अब तक हम पीछे पढ़ कर रहे हैं वो सारा क्लियर हो गया। पढ़ोगे आगे? यस सर। चलिए सर, तो आज की हेडिंग डाल लो, नंबर 5वां, इसका नाम है मध्यवर्ता यानी कि मेटाबॉलिज्म। चलिए सर, तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें बेटा, पीछे का वीडियो पढ़ के डिस्कस कर लें। यस बेटा, तो आज ये नंबर 5वां, इसका नाम है मेटाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं मध्यवर्ता। ये लीजिए, अब इस मध्यवर्ता का मतलब समझ लो, बहुत सिंपल सा। मध्यवर्ता में शब्द बड़ा सिंपल है, मध्य। मेटा का मतलब मिड में, इसका मतलब बहुत ही इजीली हमको करना क्या है, हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप को बीच में रख के उसके दोनों तरफ जो रेडिकल हैं उनके नेचर को बदलना है, बस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दे दूं पहले, फिर मैं इसको समझाता हूं। तो अपन कह सकते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म में 2 or more isomers which are similar in DU and MF, जो कि हमेशा अपन बोलते हैं, but differ in nature of radical, differ in nature of radical either side of functional group। इसका मतलब ऐसे आइसोमर जिनका DU-MF तो सेम हो, लेकिन वो अपने फंक्शनल ग्रुप पर लगे रेडिकल्स के नेचर में अलग अलग हो। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि समवैवी रूप, समवैवी रूप का मतलब हो गया जिनका DU एंड जिनका MF समान हो, वो होते हैं आइसोमर। तो समवैवी रूप जिनमें क्रियात्मक समूह पर लगे एल्किल मूलकों की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। ये दूसरा बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आज के बाद मध्यवर्ती कौन कौन होंगे, ऐसे समवैवी रूप जिनका DU सेम होगा, MF सेम होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह पर जो एल्किल मूलक लगे वो बदल जाए। अब आपको कि कैसे, तो इसको अपन करेंगे लेकिन शर्तों के साथ। तो पहले आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कैसे इसको चेक करते हैं। यस, आ रहा है बेटा? That's what I reckoned. यस, हेलो, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर।
ये जब कर दिया तो इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग कंडीशंस फॉर मेटाबॉलिज्म, मध्यवर्ता के लिए शर्तें, मध्यवर्ता के लिए शर्तें, यानी हमें कौन सी दो शर्तों की पालना इसमें देखनी है। तो मध्यवर्ता या मेटाबॉलिज्म करने के लिए पहली शर्त, नंबर 1, पहली शर्त है फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट, पहली शर्त लिख लीजिए बेटा इसके अंदर कि क्रियात्मक समूह का बहुसंयोजी होना जरूरी है। तो पहला आपका हो गया क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए। तो पहली शर्त होगी हमारी कि क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए। अब आपको वैसे भी बहुसंयोजी कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं, देखो समझना। जैसे मैंने अल्कोहल लिख दिया, देखो अब आप देखो इस समय अल्कोहल बहुसंयोजी नहीं है, कारण क्योंकि अल्कोहल में चेन केवल एक ही तरफ लगेगी, इस H की जगह आप कुछ नहीं लगा सकते, तो ये एग्जाम्पल नहीं आएगा इसमें। लेकिन चेक करो, अगर मैं ईथर लिख देता हूं तो देखो फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ अपन कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ एल्कीन मूलकों की प्रकृति चाहिए। तो इसका मतलब ये ईथर हमारा मध्यवर्ता के लिए फंक्शन ग्रुप बिल्कुल सही है, लेकिन अल्कोहल कभी मध्यवर्ता नहीं दिखाएगा। अब आप सोचो, जैसे उदाहरण के तौर पर एल्डिहाइड, अब अगर मान लो आपने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड मेटामेरिज्म नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, इसमें आप एक ही तरफ रेडिकल लगा सकते हो, तो ये नो। लेकिन अगर मैं कीटोन लिख दूं तो आपका आंसर होगा यस, कीटोन के दोनों तरफ चल सकते हैं आपके। तो हमें मेटामेरिज्म में ऐसे एग्जांपल देखने जिनका फंक्शन ग्रुप पॉलीवैलेंट होना चाहिए, जिसकी संयोजकता एक से ऊपर होनी चाहिए। अब जैसे अगला एग्जांपल है, सपोज करो मैंने ले लिया पर मान लीजिए सेकेंडरी अमीन, देखो ये, अब ये आपका आंसर यस है, क्योंकि इसके दो तरफ अपन चल सकते हैं। अपन ले सकते हैं टर्सरी अमीन, आप देखो इसके अपन तीन तरफ चल सकते हैं, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर कोई लिख दे प्राइमरी अमीन तो आप नहीं होगा, क्योंकि इसके एक ही तरफ है। तो हमें ऐसे फंक्शन ग्रुप ढूंढने या देखने, उनकी लिस्ट बनानी है जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो। अब जैसे आपका थायो ईथर यस है, जैसे आपका एस्टर ये भी यस है, देखो आप चेक करके देखो, तो आपके पास एक लिस्ट बन गई। ये सारे वो फंक्शन ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल या सही हैं। तो सर एनहाइड्रेट भी तो होगा ना? बेटा एनहाइड्रेट भी तो होगा। एनहाइड्रेट ले नहीं सकते बेटा, एनहाइड्रेट में दोनों तरफ सेम चीज आती है, तो इसमें अपन एनहाइड्रेट का एग्जांपल नहीं डालते। इसमें डलता है ईथर, कीटोन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, थायो ईथर, आपका एस्टर्स, ये डलते हैं। एनहाइड्राइड आपका एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है जिसके दोनों तरफ एक जैसी चीज रहती है। तो ये आपका, आप जैसे एसिड को नहीं ले सकते, आप देखो एसिड में नहीं लोगे, क्योंकि एसिड में चेक करो एक ही तरफ वैलेंसी है, तो नो। आप एसिड का क्लोराइड नहीं ले सकते, क्योंकि देखो वैलेंसी एक ही तरफ है, नो। तो अब आपको पहली शर्त समझ में आ गई, क्लियर? सर साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड तो ले सकते हैं ना? नहीं ले सकते ना बेटा, साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ। देखो साइनाइड बनाओगे तब भी एक ही तरफ, और आइसोसाइनाइड बनाओगे तब भी एक ही तरफ। नो, लेना वही है जो बीच में आ सके, मध्य वही बीच में फिट हो सके। ओके सर, लिस्ट आगे देख लो, तो अपनी लिस्ट को फाइनल कर सकते हो। ईथर, कीटोन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, एस्टर, थायो ईथर के सब एग्जांपल इसमें काउंट हो। हमारी पहली शर्त बन गई, अगर मध्यवर्ता पढ़नी है तो आपकी पहली शर्त है कि फंक्शन ग्रुप का पॉलीवैलेंट होना जरूरी है, पहली शर्त। अब आ जाइए शर्त सर, हाँ जी बेटा, एमाइड ले सकते हैं ना? एमाइड
सर सेकेंडरी एमाइड तो ले सकते हैं ना? कौन सा ले रहे हो? देखो अगर आपने एमाइड प्राइमरी बोला है, देखो जैसे ये लिख दिया आपने, अब तो मैंने एग्जांपल दे दिया, कुछ भी तैयार कर सकते हो आप। देखो ये रहा, अगर आपने बोला एमाइड तो देखो ये रहा एमाइड एसिड। अगर आपने ये एमाइड लिया है तो नो, ये प्राइमरी एमाइड है, बनाओगे नो। लेकिन अगर एमाइड लिखते हो सेकेंडरी, ये देखो आप, तो फिर आप कर दो यस। देखो ये सेकेंडरी, क्योंकि इसके दो तरफ चल सकते हैं। तो क्या मैं होप करूं मेरी पहली शर्त आपको समझ में आ गई? सर टर्शरी भी सेम ना? टर्सी भी सेम है बेटा, टर्सी भी ले सकते हो यार। मैं तो एग्जांपल दे दिया, तो मर्जी है जितने बोलो। ये लो टर्सी, ये आपके साथ भाई मैंने तो एक लैंग्वेज बोल दी कि सब वही क्रियात्मक समूह लो, वही आप फंक्शन ग्रुप लो जिनके ऊपर एक से ज्यादा बैलेंस। लिस्ट तो आप खुद बना सकते हो, मैंने तो आपको पूरी लिस्ट दे दिया, तो देखो पूरी लिस्ट हो गई। ये तो आपको सोचने की कंडीशन हो गई, पहली शर्त के लिए। अब दूसरी शर्त, नंबर सेकंड कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? ऑल मेटामर्स should be from same series functional group। इसका मतलब जितने मेटामर्स आप बनाओगे, आइसोमर्स को मेटामर्स बोलते हैं, वो सभी एक ही फैमिली से होने चाहिए, उनकी फैमिली बदलनी नहीं चाहिए। अगर आपने ईथर लिया है तो सारे ईथर होंगे, अगर आपने कीटोन लिए तो सारे कीटोन होंगे, अगर आपने सेकेंडरी अमीन लिया तो सारे सेकेंडरी अमीन होंगे। इसका मतलब वो अपनी फैमिली बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब मैंने सेकंड नंबर में कहा है कि सभी मध्यवर्ती एक ही श्रेणी से संबंधित होने चाहिए। ये दो शर्तें बस हमें ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास सारा मटेरियल जेब में आ गया है। अब मैं एग्जांपल शुरू करूंगा। एक बार अपनी डेफिनेशन को वापस से चेक कर लो। कौन है मेटामर्स? आज के बाद मेटामर्स वो आइसोमर्स हैं जिनके अंदर डीयू सेम है, एमएफ सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप पर लगा हुआ रेडिकल पार्ट भिन्न हो, अलग नेचर बदल ले। और इसकी शर्तें हैं, वो फंक्शन ग्रुप कौन होना चाहिए? पॉलीवेलेंट। दूसरी शर्त है कि सभी मेटामर्स एक ही फैमिली से होने चाहिए। अब ये सारे मेटेरियल को अपन चेक करते हैं कैसे। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपन अपने एग्जांपल से। यहां से मैं हटा रहा हूं बेटा सारा। चलिए सर, अब अपने एग्जांपल को अपन देखते हैं। चलिए बेटा, अब देखो एग्जांपल कैसे आता है समझना। एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है इस समय जिसका नाम है मैथिल प्रोपिल ईथर। इसका नाम है मैथिल प्रोपिल ईथर। अब देखो इसका जो मेटामर बना रहा हूं मैं मध्यवर्ती, वो क्या होगा? सबसे पहले चेक करके देखो फंक्शन ग्रुप ये रहा, देखो पॉलीवेलेंट। अब इस वाले में देखो एक तरफ अगर आप देखो तो एक कार्बन का रेडिकल है और इधर देखो तो 3 कार्बन का रेडिकल है। अब अगला वो स्ट्रक्चर बनाओ जिसका ड्यू सेम हो, एमएफ सेम हो, लेकिन रेडिकल का नेचर बदल जाए। तो देखो अब की बार मैं क्या करूंगा, ओ मैं लिख दूंगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप चेक करके देखो जो मैंने सेकंड एग्जांपल बनाया उसमें मैंने नाम लिखा है डाई एथिल ईथर। अब आप चेक करो आपकी डेफिनेशन जो मैंने बोली। मैंने कहा मेटामर्स कौन है? जिनका ड्यू सेम, देखो ड्यू सेम है, जिनका एमएफ सेम, देखो दोनों का एमएफ सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप पर लगे हुए रेडिकल अपने नेचर में बदल गए। पहले ऑक्सीजन के साथ मैथिल लगा था, अब देखो ऑक्सीजन के साथ कहीं मैथिल नहीं।
पहले ऑक्सीजन के साथ 3 कार्बन का प्रोपिल लगा था, अब देखो ऑक्सीजन में 3 का प्रोपिल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि 2 or more than 2 isomers which are having similar DU and MF, तो देखो दोनों का DU MF सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप पर लगे हुए रेडिकल का नेचर बदल गया। तो इसका मतलब आज के बाद इन दोनों को नाम दिया जाएगा मेटामर्स। और आप चेक करके देखो शर्तें वही की वही है। मैंने पहली शर्त क्या लिखाई थी, फंक्शन ग्रुप पॉलीवेलेंट होना चाहिए, पहली शर्त देखो दिख रही है, यस। दूसरी शर्त, जितने मेटामर्स बनाओ सबकी फैमिली एक ही रहनी चाहिए, सबकी फैमिली ईथर है। तो चेक करो मैंने जितना आपको परिभाषा और शर्तों में लिखवाया है वो सबको इसके अंदर चेक करके देखो, तो आपको अपना आंसर समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो एक एग्जांपल महत्वपूर्ण और कराता हूं मैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखो आप, ये देखो इस समय ये और ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। अब आप चेक करो क्यों, रीजन निकालो, देखो क्यों। आपको जो जो मैंने लिखवाया है वो सब इसमें चेक करो। नंबर 1, क्या इसका फंक्शन ग्रुप कीटोन है ना सर, दोनों में सेम फैमिली है कीटोन। सेम फैमिली, एक तो दोनों सेम फैमिली एंड रेडिकल डिफरेंट है, और दोनों के अंदर देखो फंक्शन ग्रुप पॉलीवेलेंट है, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो। देखो फंक्शन ग्रुप पे गौर से देखो ये, और अब आप चेक करके देखो हमारी पहली शर्त कि फंक्शन ग्रुप पॉलीवेलेंट होना चाहिए, वो यस हो गई। दूसरी शर्त, जितने मेटामर्स बनाओ सबकी फैमिली एक ही होनी चाहिए, तो दोनों कीटोन, ये भी यस। तो देखो पहले तो दोनों शर्तें चेक हो गई। अब अपनी डेफिनेशन चेक करो, दोनों का DU सेम है, रेडी, दोनों का MF सेम, लेकिन इस कीटोनिक ग्रुप पर एक तरफ एथिल है दूसरी तरफ भी एथिल है, लेकिन अगले में नहीं है, प्रोपिल एक में मैथिल है और मैथिल। तो अगर दोनों तरफ लगे हुए रेडिकल अपना नेचर बदल ले तो समझ जाओ उन्हें नया नाम क्या दिया जाएगा, मेटामर्स। मेटामर्स बहुत ही सिंपल सा। लेकिन अब इसके नीचे एक नोट लिखो बेटा, सर। हाँ जी सर, ये तो PI भी होगा ना? मैं वही तो नोट लिखा रहा हूँ, तभी तो मैं नोट लिखवा रहा हूँ। नोट में यही तो पॉइंट है कि नोट पे अपन लिखवा रहे हैं कि मेटामर्स में बी PI और CI, but metamerism always dominant। इसका मतलब है कि आपके मध्यवर्ती PI भी हो सकते हैं, CI भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कौन है, मेटामेरिज्म। यानी कि जब भी आपको लगे कि मेटामेरिज्म भी है तो पहला आंसर मेटामेरिज्म ही होगा, CI या PI आंसर नहीं होगा। तो ये अपने को विकल्प यानी कि ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में अगर मेटामेरिज्म दे रखा है तो पहले अपन मेटामेरिज्म का विकल्प ढूंढेंगे, CI और PI के विकल्प को टिक नहीं करेंगे। ये नोट के बाद मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा दूंगा। देखो पहले इतना नोट कर लीजिए पहले बार। एक्सक्यूज मी सर, ऑलवेज के बाद आप क्या लिखे हैं? क्या बेटा? डोमिनेंट 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 बेटा मैंने लिखवाया, मैं बोल ही रहा था, मैंने लिखवाया मेटामर्स में बी PI और CI, बट रिमेंबर मेटामेरिज्म ऑलवेज डोमिनेट, यानी मींस हमेशा मध्यवर्ती CI भी हो सकते हैं या PI भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से सबसे प्रभावी रूप से वो पहले मध्यवर्ती
अब जैसे मैं आपका एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ करवा रहा हूँ, जो बहुत पहले आईआईटी में आया था, उस क्वेश्चन से आपको इसका कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। सर मिथाइल और मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईस्टर भी फर्स्ट वाले का हुआ। नहीं बेटा, नहीं आज तक मिथाइल सेम आ गया ना। भाई आपने ओ के साथ मिथाइल रिपीट कर दिया, वो रिपीट वाला कोई नहीं होगा। सर मिथाइल आइसोप्रोपाइल भी है ना बेटा, आपने मिथाइल आइसोप्रोपाइल लिया है तो आपने ओ के साथ ये रिपीट कर दिया ना। तो हमने कहा है मध्यवर्गी वो है जो क्रियात्मक समूह पर लगे अपने मूलक के नेचर में बदल जाए। तो हमारा मैथिल क्या बता, ओ के साथ भी मैथिल, इसके बदलने से मध्यवर्गता नहीं होती बेटा, दोनों बदलने चाहिए। देखो इथाइल इथाइल, अब इस कीटोन के साथ इथाइल कहीं नहीं है, देखो जबकि यहाँ सेम है केस, यहाँ पर इस O के पास मिथाइल प्रोपाइल, तो चेक करने वाले में कहीं भी मिथाइल प्रोपाइल नहीं। तो आपका कोई भी मूलक अगर अपने नेचर में जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, अगर वो बदल जाता है तो वो मेटामेरिज्म में गिना जाएगा। अब जैसे मैं ये जो पॉइंट आपको बता रहा था, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सेलेक्ट करना है, अब देखो आप ये देखिए CH3 CH2 CH2CO and CH3 and CH3 CH2 CO CH2 CH3 है। सर बहुत ऊपर लिख दिया, ज्यादा ऊपर लिख दिया। हाँ प्लीज यार माइक बंद कर लो। CH3 CH2 CH2 CO and CH3 and CH3 CH2 CO and CH2 CH3 है या इज। अब देखो आपका ऑप्शन पेपर में कैसा आता है वैसा सेलेक्ट करना। पहला ऑप्शन A, B, C और D, लिखा PI, CI, FGI और RCI। अब इस समय देखो आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। क्या मैंने इसमें कहीं मेटामेरिज्म दिया है क्या? नो सर। ए पोजीशन आइसोमर ए। तो इसलिए अब देखो आप अपना आंसर आपने निकाल लिया और मैं उल्टा चलता हूँ, पहले नो मना करता हूँ। देखो पहले सबसे पहले क्या ये RCI हो सकता है क्या? नो सर। अगर RCI में एक रिंग होनी चाहिए, नो सर। तो देखो दोनों ही चेन, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। क्या ये फंक्शन ग्रुप हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। फंक्शन ग्रुप सेम आ गया, देखो नो। क्या ये CI हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। आज की चेन है इसकी भी, देखो चेक करो ये आंसर सही है। सोचो क्यों? क्योंकि आप कहोगे इस वाले में नंबर 2 पे कीटोन लगा, इसमें नंबर 3 में लगा। मेरा आंसर समझ में आ गया? यस सर। अब यही क्वेश्चन ऑप्शन बदल कर आ गया। अब की बार लिखा PI, CI, FGI और मेटामेरिज्म। आप देखो गलती से भी इसको आंसर नहीं लोगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेटामेरिज्म हो सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी कौन है? मेटामेरिज्म। इस समय आपका बेस्ट आंसर ही है। वो कैसे? तो मेटामेरिज्म में शर्तें देख लो, दोनों शर्तें आपको याद होनी चाहिए। पहली शर्त, क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए। देखो ये क्रियात्मक समूह देखो बहुसंयोजी है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, दोनों मेटामर्स एक ही फैमिली से होने चाहिए, वो भी सही होगी। और अब अपनी परिभाषा चेक कर लो। क्रियात्मक समूह पर लगे मूलक अपना नेचर बदल लें। तो अब आप सोचो, आपका मेटामेरिज्म का बेसिक कंसेप्ट खत्म। अब बोलिए बेटा, मेटामेरिज्म समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हमेशा मेटामेरिज्म को प्रायोरिटी देना है ना, हमेशा मेटामेरिज्म को ही प्रायोरिटी देना है।
बिल्कुल सही। सीआई या पीआई होते हो, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया था, देखो आप चेक करके देखो, आपने क्वेश्चन ये दिया था, अब आपने कहा था सर ये दोनों मेटामर्स, तो मैंने मना कर दिया नो। क्यों? क्योंकि देखो फंक्शन दोनों मिथिल है, सेम है सर, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ मिथाइल है और ऑक्सीजन के साथ अभी भी मिथाइल है, तो रेडिकल नेचर बदला ही नहीं। तो फिर इसका मतलब अब ये क्वेश्चन यहाँ आ जाता, ये वाले दोनों यहाँ आ जाते, तो अब ये नहीं आता आंसर, क्योंकि आपका रेडिकल नेचर बदला नहीं, तो फिर आंसर क्या होता? आंसर होता पीआई। क्यों? क्योंकि चेक करके देखो लंबी चेन में ये मिथॉक्सी पहले नंबर पे लगा हुआ है, और इस लंबी चेन में ये मिथॉक्सी 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के पीआई हो जाते, तब ये अपनी जगह छोड़ देता। मेटामेरिज्म बोलना ही तभी है जब क्रियात्मक समूह पर लगे या अटैच्ड रेडिकल का नेचर बदल जाए। अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए सर, यस सर। तो यहाँ से बाहर आ जाओ बेटा, ये अपना खत्म हो गया मेटामेरिज्म। अब अपनी हेडिंग डाल लीजिए, नंबर लास्ट है इस सेक्शन का। चलिए बेटा हेडिंग डाल लीजिए, चला देवता यानी कि टॉटोमेरिज्म। ये लीजिए, ये नंबर 6 लिख लीजिएगा, टॉटोमेरिज्म यानी कि चला देवता। अब ये चला देवता क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले नोट कर लेना। इट इज a specific type of functional group isomerism in which both functional group isomers exist in dynamic equilibrium. Exist in dynamic equilibrium. मैंने आपको मैं लिख देता हूं हिंदी में। हमने लिखा है चला बहता एक विशिष्ट प्रकार की FGI है, जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी रूप, जिसमें दोनों फंक्शन ग्रुप समावयवी रूप गतिक साम्य में उपस्थित होते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले तो आपकी डेफिनेशन का सिंपल सा फॉर्म। आज के बाद चला बहता क्या है? चला बहता FGI का एक रूप है, लेकिन इस रूप की एक विशेषता है, दो आप समावेवी बनाओगे वो एक दूसरे के साथ एक गतिक साम्य बनाएंगे। गतिक साम्य आप जानते हैं, पहला दूसरे में बदलेगा, दूसरा पहले वापस बदल जाएगा, तो ये गतिक साम्य एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बनता है, इसका रीजन भी अपन निकालेंगे। तो यहाँ अपन अपनी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन को आगे बढ़ाता हूँ, उसमें लिखता हूं टॉटोमेरिज्म arises due to transfer of monovalent hydrogen
arises due to transfer of the SHM of monovalent atom H from one polyvalent atom to next। तो मैंने आपको यहां पर हिंट दिया है कि चला वेलता एकल संयोजी परमाणु यानी कि हाइड्रोजन के एक बहुसंयोजी परमाणु से अन्य पर स्थानांतरण, जिसको हम बोलेंगे SHM द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहले तो इस डेफिनेशन को स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा बेटा, फिर शर्तें भी लिखेंगे अपन। मैंने लिखा इंग्लिश वाला पार्ट पूरा कर लीजिए। It is a specific type of function group isomerism in which both function group isomers exist in dynamic equilibrium. Tautomerism arises due to transfer or SHM of monovalent atom from one polyvalent to next या another। अर्थात चला वेलता एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावेलता है जिसमें क्रियात्मक समूह समावयवी रूप एक गतिक साम्य में उपस्थित होते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन यानी एकल संयोजी परमाणु के एक बहुसंयोजी परमाणु से जंप करके दूसरे वाले पे ट्रांसफर होने से होती है। तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। बोलो बेटा, कुछ पूछना किसी को? नो सर। हाँ जी, ओवरऑल समझ नहीं आया बेटा। तो अभी तो टाइम लगेगा ना बेटा, इतनी इजी थोड़ी है ये। अब थोड़ी सी बड़ा लेवल आ गया। अब तक तो आपका बहुत सिंपल लेवल चलता है। अब चला देता टॉटोमेरिज्म, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा उसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पहले इसके अर्थ निकाले, धीरे धीरे। तो मैं डेफिनेशन लिखी है, फिर हम इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। मैं तो खत्म ही नहीं किया अभी। जब तक मैं इसको खत्म ना करूं तब तक नहीं बोल सकते। पहले इसको पूरा खत्म मान दो, है ना। अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत में अपन मान लो कोई पेंटर है, उसने अभी केवल स्केच ही बनाना शुरू किया और आपके सामने तो समझ ही नहीं आया क्या पिक्चर बन रही है। तो आप भी जानते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंटों की पिक्चर जब तक पूरी ना बन जाए तब तक उसका सही स्वरूप समझ नहीं आता। तो पहले केवल इसको पढ़ो केवल, फिर अब मैं एग्जाम्पल से धीरे धीरे इसको क्लियर करूंगा। इसके 3-4 लेयर्स हैं जो खोलेंगे अपन एक एक करके। तो पहले तो सिर्फ परिभाषा है कि साहब कौन है चला वेलता। चला वेलता कुछ भी नहीं है, एक क्रियात्मक समूह समावेलता। अब वो क्यों बनती है तो बता रहे, इसलिए बनती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन परमाणु एक से दूसरे में शिफ्टिंग करता रहता है, SHM करता रहता है। पहले इससे जुड़ा हुआ है, फिर यहां से निकल के दूसरे से जुड़ गया। तो ऐसा करने से वो समवायी रूप बदल जाता है। हम उसका नाम देते हैं चला वेलता। अब वो कैसे होती है वो अपन आज सीखेंगे। तो पहले इतना करके अब शर्त में आ जाते हैं, या मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूं। ये बहुत धीरे धीरे चलेगी बेटा, इतनी इजी नहीं है कि एक सेकंड में समझ आ जाए। इसमें टाइम लगता है बेटा। सर SHM क्या है? SHM क्या है बेटा? SHM क्या है? SHM हाँ, जैसे आप अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ यस सर। पेंडुलम वाला, यू और यू पेंडुलम। यस सर, यस सर। इसमें मैंने शब्द यूज किया SHM, यानी इसमें हाइड्रोजन का परमाणु एक पेंडुलम बन जाएगा। पहले इस परमाणु से जंप करके वहां जाएगा, फिर वापस पलट के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से पलट के वहां जाएगा, वहां से पलट के यहाँ आएगा। तो ये SHM करता रहेगा, यूं जाता रहेगा। तो हमने इसका नाम दिया है SHM, यानी कि दोलन यानी ऑसिलेशन।
आगे समझ में? अब मतलब कैसे सर सिंपल हाइड्रोजन मोशन। बेटा हाँ बोलो। सिंपल हाइड्रोजन मोशन सर। दोनों आगे बढ़ो सर। हाँ बोलो, एक जना बोलो। सर इसको सिंपल हाइड्रोजन मोशन भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बेटा नहीं, सिंपल हाइड्रोजन मोशन नहीं, एसएचएम ही है जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उसका अपने यूज किया है, दोलन को यूज किया है। पर अभी जो आपने लिखा है उसको समझोगे यहाँ पर। अभी तो सिर्फ लिखा है, लिखे हुए से भी समझ नहीं आएगा आपको। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल धीरे 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 बोलूंगा, फिर जब खत्म होगा जिस दिन टोटल में उसे समझ में आ जाए। तो अभी तो इसको 2 दिन लगेंगे, आज और कल। अभी पहले इसको तो यहाँ समझ लो। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर एसीटल्डिहाइड। देखो ये एग्जाम्पल है एसीटल्डिहाइड। अब इस एसीटल्डिहाइड में मैं क्या करने वाला हूँ समझना। सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इस एसीटल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है उसका H, क्योंकि हमें चाहिए सक्रिय H, ये वाला एकल संयोजी परमाणु H ये चाहिए हमें, तो मैंने इसके अल्फा पोजीशन के अल्फा H को बाहर निकाल लिया। तो देखो इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पर रखा है। अब क्या करते हैं अपन, अब हम इसके अंदर डालते हैं मीडियम। तो मीडियम डलता है इसके अंदर एसिडिक या बेसिक। तो अम्लीय या क्षारीय कोई भी माध्यम डाल दो, दोनों में काम करेगा ही। अब इस माध्यम पे डालते देखो क्या होगा, ये वाला H जो कार्बन पे बैठा है वो जंप करके सीधा O पे पहुंचे। और उसका रीजन, उसका मैकेनिज्म में क्यों पहुंचा है, इसका रीजन बनाएंगे पर अभी। लेकिन फिर डेफिनेशन को समझाने के लिए बता रहा हूं कि H कार्बन को छोड़ के O पे भाग गया। तो सोचो अगर वो O पर जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी। तो जैसे इसकी एक वैलेंसी कम होगी, ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दे। तो सोचो इसका जो नया स्वरूप बना वो बना CH2। और अब देखो दोनों कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, फिर आपका O और O से जुड़ गया आपका ये H, और देखो ये H तो पहले था। तो अब आप चेक करो आपका ये फॉर्म एक नए कंपाउंड बन गया जिसका नाम नॉल। तो इस समय आप गौर से देखो, आपने इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है कीटो फॉर्म, और इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो आप चेक करके देखो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदल गई, क्यों? क्योंकि उसका एक H, ये वाला एकल संयोजी परमाणु H अपने कार्बन को छोड़ के O पे शिफ्ट हो गया। अब वापस पलटो इसको, अब की बार आपका H ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन पर आएगा। तो सोचो अगर वो कार्बन पर आएगा तो ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो जाएगी, ये बॉन्ड वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो सोचो इस समय जो मैंने दो लिखे, अगर गौर से देखो दोनों FG आई हैं, देखो आप अपनी FGI की दोनों का FF सेम, लेकिन चेक करके देखो दोनों की फैमिली अलग अलग हो गई। लेकिन ये दोनों के दोनों FGI एक दूसरे के साथ एक गतिक साम्य बना रहे हैं। इस H के कार्बन को छोड़ के O पे जाने से इनॉल बन रहा है, और इनॉल के H के वापस कार्बन पे आने से कीटोन बन रहा है। तो एक ही पॉट में, एक ही बर्तन में, एक ही बीकर में कीटो फॉर्म इनॉल बन रही है और इनॉल फॉर्म कीटो बन रही है। और ऐसा करने के लिए उसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहा है, जंप कर रहा है एक से दूसरे पर, दूसरे से पहले। तो इस समय हम ये कहने जा रहे हैं अपनी डेफिनेशन में, आप देखो डेफिनेशन को वापस समझना कि टॉटोमेरिज्म इज अ फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म in which both function group isomers exist in equilibrium, dynamic equilibrium, and tautomerism arises due to transfer or shifting or a SHM of monovalent atom from one polyvalent to next। यानी कि आपकी चला वैधता एक क्रियात्मक समूह समावैधता है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह समावैधी एक हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर होने से, स्थानांतरित होने से दो रूपों में बदल जाते हैं। इसको कहते हैं चला वैधता।
तो अब आप चेक कर लीजिए, आपने जो अब परिभाषा लिखी है उस परिभाषा को इस एग्जांपल पर फिट करके देखो। सर वो एल्डो फॉर्म है कीटो फॉर्म है? हाँ बेटा, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। लेकिन वो तो एल्डिहाइड है ना, कीटोन थोड़ी है। एल्डिहाइड को कीटो बोलते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म को कीटो फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि चला व्यवता टॉटोमेरिज्म में एल्डिहाइड नाम नहीं होता। कोई भी हो, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उसको कीटो फॉर्म बोलते हैं इस ग्रुप के कारण। एल्डिहाइड होगा तो नाम में मैंने लिख दिया, देखो मेरा नाम, लेकिन जब फॉर्म लिखोगे तो कीटो फॉर्म कहलाएगी। इसका मतलब आप सब जने पहली बार पढ़ रहे हो क्या टॉटोमेरिज्म है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? यस फर्स्ट टाइम अच्छे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बात तभी मैंने कहा कि नहीं तो इसमें दिक्कत नहीं आती। चलो फिर भी एक बार वापस समझना बेटा, अभी तो बहुत लंबा चलेगा, चिंता मत करो, कल भी चलेगा ये। इसको क्योंकि इसका एक क्वेश्चन नीट में बनता है। नीट में लगातार 4-5 सालों से एक क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल का बनता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रिक से भी सीखोगे, नॉर्मल तरीके से भी सीखोगे, लेकिन पहले बेसिक सीख लो। एग्जाम्पल भी खूब सारे आएंगे इसके। अपनी परिभाषा को फिर रिपीट करना, समझ लेना। चला व्यवता क्या है, पहले हिंदी बता दो बेटा। चला व्यवता एक विशेष प्रकार की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता है, जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी रूप एक दूसरे के साथ गतिक साम्य बनाते हैं। कारण आता है क्यों बनाते हैं, तो कारण होता है मोनोवैलेंट यानी एकल संयोजी परमाणु के कारण। तो ये एकल संयोजी परमाणु कार्बन से जम करके ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन जम करके कार्बन पर जब जाता है तो इसके दो रूप बनते हैं, एक कीटो रूप और एक इनॉल रूप। और इन्हीं दोनों रूपों को हम चलावयवी कहते हैं, चलावयवी यानी कि टॉटोमेराइड्स। तो अपनी परिभाषा को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसे है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे, in which both functional group isomers exist in dynamic equilibrium, and it is developed due to transfer or SHM of monovalent atom, that is hydrogen, from one polyvalent atom to next and vice versa। फिर यहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन। तो आज के बाद अगर आपको किसी भी एग्जामिनर ने दो फॉर्म दिए हैं, दो ही फॉर्म होती है इसकी बेटा, दो फॉर्म दी है, एक कीटो फॉर्म एक इनॉल फॉर्म, तो समझ जाना वो आपसे टॉटोमेरिज्म कहना है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बदलूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एसीटोन, कीटोन, देखो ये एसीटोन। अब दूसरी फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, अब आप देखो ये टॉटोमर्स है, इनको कहते हैं टॉटोमर्स। तो चेक करो, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये देखिए आप। लेकिन इन्हें यहाँ पर एफजीआई बोलते नहीं है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टॉटोमर्स। क्या है आप चेक करके देखो, क्योंकि आप नोट करके देखो इस कीटोन में बेटा आवाज आ रही है, तो इस कीटो फॉर्म में आप गौर से देखो, यहाँ का एक H कम हो गया, देखो ये ना, और वो उस H ने जंप करके अपने आप को O पे बैठा दिया, देखो ये। और जब वापस पलटोगे तो ये वाला O का H यहाँ से खत्म हो गया, देखो यहाँ पे बैठ गया। तो आपकी सिंपल सी परिभाषा है कि यदि दो बहुसंयोजी परमाणु हाइड्रोजन का आदान प्रदान करते रहे तो वो कहलाएगी चला व्यवता। अब पॉइंट आता है बच्चे का कि सर ये क्यों होती है, तो फिर मैं आपको इसकी शर्त बताऊं। तो अगली हेडिंग लिख लीजिए बेटा, कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। इस एग्जांपल को लिख दिया, छोड़ दो, ये तो फॉर्म हो गई कीटो और ये फॉर्म हो गई इनॉल, और इसको अधूरा छोड़ के कंडीशन पर आ जाओ। फिर ये वापस से एग्जांपल दोबारा आएंगे बेटा, एक बार इनको यहाँ पर सर बट पता कैसे चलेगा फंक्शनल ग्रुप और टॉटोमेरिज्म से डिफरेंट? दोनों तो सेम ही। सर वो साइन रहेगा इक्विलिब्रियम का। आपने
फंक्शनल ग्रुप में कभी भी ये निशान नहीं लगाया था, पेपर में ये निशान लगावाएगा बेटा, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके सर। अभी आपको और भी अभी बहुत सारी कंडीशन पकड़ में आएगी, तो थोड़ी देर में अपन टेक्निक बहुत सारी डेवलप करेंगे, पहले नोट करना शुरू करो। यस डियर, अब हेडिंग डाल लीजिएगा कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। चला व्यवता की संरचनात्मक शर्तें। अब मैं आपको दो शर्तें सिखाने जा रहा हूं, यूं समझ लो एक तरीके से ट्रिक डेवलप करने जा रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड में क्या दो शर्तें होनी चाहिए कि चला व्यवता बने। तो ये शर्तें लिख लो, समझाने का काम आपका 1 by 1 होगा। पहली शर्त, कंपाउंड शुड हैव at least one acidic hydrogen। ये पहली शर्त है, और वो शर्त को हिंदी में लिख दूं, यौगिक के पास कम से कम एक अम्लीय हाइड्रोजन होना चाहिए। ये शर्त है बेटा कि आपका कंपाउंड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन हम सीखते हैं जीओसी में। जीओसी में होता है एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता लगाते हैं, तो वो अभी अपन जीओसी पढ़ेंगे, लेकिन मैं हल्का सा हिंट आपको देता हूं। एसिडिक एच कैसे पहचानते हैं उसकी मैं हिंट देता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं हिंट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि अभी आपने अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से पहचानना सिखा रहा हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर होता है। तो पढ़ लीजिए इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, इसमें लिखेंगे पहचानने का तरीका नंबर 1, और वो है इसके अंदर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज एसिडिक। ये आपके लिए पहला हिंट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो सिखाऊंगा कौन कौन से होते हैं, उनका अल्फा हाइड्रोजन बिना सोचे समझे समझे ना वो एसिडिक होता है। तो मैं यहां पर हिंदी में लिखता हूं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EWG का अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। अब अम्लीय होता है क्योंकि अभी आप जिन्होंने जीओसी नहीं पढ़ रखी उनको तकलीफ दे रहा हूं। सर जीओसी क्या होता है? हाँ बेटा, अभी सब धीरे धीरे समझो, एकदम से नहीं चीज को समझते। अगर आपका बेस वीक है ना तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका पॉइंट बहुत वीक होता है तो आपको समझने में थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। अपन एक ही दिन में नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे देखो एग्जांपल समझना आप कैसे, जैसे मान लो ये आपका ग्रुप में भी एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, हम इसको बोलते हैं EWG। ये होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और इस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा होता है। आप जानते हो ना, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन को टच करता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा पर जो H लगेगा
वो सदैव नेचर में एसिडिक होगा। तो आज के बाद एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो हमेशा समझ जाना कि उसका अल्फा H नेचर में सदैव अम्लीय होगा। तकनीकी रूप से अगर मैं अम्लीयता का मतलब बताऊं तो अम्लीयता या एसिडिक नेचर आप जानते हो बेटा, वो कंपाउंड जो अपने में से H पॉजिटिव छोड़ते हैं, तो इस ग्रुप के कारण वो H पॉजिटिव छूट जाएगा। तो आपको मैंने हिंट दिया है कि अगर आज के बाद एल्डिहाइड कीटोन का कोई ग्रुप आ जाए तो समझ जाना उसका पड़ोस वाला कार्बन का H हमेशा वहां से टूट के भागने के लिए लगेगा। और आपको पता है हमें H चाहिए जो एक जगह से टूटे और दूसरी जगह पे जाके बैठे। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए, एसिडिक H कौन हुआ कि जब भी EWG दिखाई दे जाए आपको, एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड ये सब के सब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इनका अल्फा सदैव एसिडिक होता है। या नंबर दूसरा पॉइंट बी, हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप सब जानते हैं हाइड्रोजन यदि विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो, विद्युत ऋणी, अब आप कहोगे विद्युत ऋणी परमाणु कैसे, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ। अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो सोचिए बेटा, जो विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और उसे H प्लस के रूप में छोड़ देते हैं। तो आज के बाद एसिडिक H को पहचानने के लिए आपके पास दो हिंट्स मिल गए। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले लिखते जाओ, समझते जाओ। अभी तो पहले मटेरियल इकट्ठा करो, समझने का काम तो आएगा। अभी वो टाइम आएगा जब एक दिन ऐसा आएगा, कल का टाइम, जिसमें आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पहले मटेरियल इकट्ठा करो। तो आपकी शर्त है बेटा कि आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब पॉइंट आता है एसिडिक हाइड्रोजन हम पहचानेंगे कैसे, तो उस कंपाउंड को पहचानना जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और उसके अल्फा पर H लगाओ, तो कहना हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो समझ जाना वो एसिडिक होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो देखो ये हटाया तो मैं यहां से, अब आप देखो कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर CH3CH2CONH। अब अपनी देखो पहली शर्त यहां ढूंढो। देखो आप सबसे पहले चेक करो इस एल्डिहाइड में ये क्रियात्मक समूह को अपन बोलते हैं EWG। अब आप चेक करके देखो इसके पड़ोस में अल्फा, और उस अल्फा में जो H बैठा है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। हमारा इसका मतलब ये कंपाउंड यस हो गया। अभी तो आप ऐसे इतना छोटा सा काम किया है, केवल अपने एसिडिक H को पहचानना सीखा है। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होगा, अब आप देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म के लिए एसिडिक H दे सकता है क्या? नो सर, नहीं दे सकता। नो सर, H है ही नहीं अल्फा पे। कहोगे EWG के पड़ोस में क्या नहीं है, अल्फा पोजीशन पर क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसका नहीं करता। बस खत्म, इतनी सी शर्त ही छोटी सी। आगे ना बात। अब दूसरा सर एक बार और देखो बेटा, बहुत सिंपल सा बोला मैंने। हमारी पहली शर्त है कि वो कंपाउंड चला वैधता के लिए यस करो, एलिजिबल करो, जो अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन रखता हो कम से कम एक। तो आप कहोगे सब एसिडिक H ढूंढने कैसे, तो मैंने आपको ट्रिक दी है कि जितने EWG होते हैं उनके अल्फा पर H हो तो वो एसिडिक होता है। तो देखो आपने कहा ये EWG आपने पहचानना सीख लिया, आपने रटना सीख लिया कि सब एल्डिहाइड कीटोन आज के बाद जब भी आए उसको EWG मानेंगे। कैसे मानेंगे वो धीरे धीरे GOC में सीख जाओगे। और उसके अल्फा पर यदि H हो तो आप कहोगे ये शर्त यस है, नहीं तो नो है। अब जैसे आपने इसको देखकर कहा अल्फा H है तो आपने कहा सर ये टॉटोमेरिज्म देगा, कैसे देगा बाद में सीखेंगे अपन, वो अपना काम अभी आज का नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसमें H नहीं करता, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। अब ये इससे कैसे पहचानते हैं, देखो
जैसे मान लो मैंने लिख दिया इनॉल, ये देखो। अब की बार चेक करो, इसकी जगह ये काम करेंगे। अब की बार आप चेक करके देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H होना चाहिए। देखो इस ऑक्सीजन के पास ये रहा H, ये R के बाद आपका एसिडिक H। हमारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई। आज हमने पहली शर्त की है, कल करेंगे अपन दूसरी शर्त। तो आज पहली शर्त क्या थी, रिपीट करो दिमाग में। चला वैधता दर्शाने के लिए कंपाउंड के पास कम से कम एक एसिडिक H होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब वो एसिडिक H पहचानो कैसे, दो तरीकों से। अगर एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है तो अल्फा से पहचानना, और अगर आपको ऑक्सीजन दे रखा है उसके पास H हो तो उससे जुड़ा हुआ H भी एसिडिक होगा। हमारी पहली शर्त पक्की हो गई। क्लियर? अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होता, अब सोच के बताओ इस कंपाउंड के पास एसिडिक H है क्या? नहीं नहीं। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई कर रहा है ये चला रहता प्रदर्शित नहीं करते सर। आप जैसे देखो मैंने ऐसे लिख दिया, दो अल्फा हाइड्रोजन अब देखो सर करेगा। ये कौन है? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? है सर है सर। अब देखो मैंने बना दिया बेंजोडिहाइड, ये देखो, ये देखो। अब चेक करो इसके पास अल्फा H है कि नहीं? नहीं है नहीं है सर। क्रियात्मक समूह ये अल्फा कार्बन है, और चेक करो अल्फा कार्बन पे H बचा ही नहीं है क्योंकि पूरी वैलेंसी हो चुकी है, 1 2 3 और 4, H है ही नहीं। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं है सर पहली शर्त पक्की हो गई। क्लियर है? यस सर चलिए सर, यस सर। कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जितना तक रहा है उसको जनरली पढ़कर आना, कल और डिस्कस करेंगे। चलिए ओके सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे भाई बस कर, सर को जानते नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। फालतू लोग हैं जो अपना माइक को ऑन करके बताते रहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना होगा तो मत पढ़ो ना यार, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, माइक बंद सही करो। बात है। अरे सर को भाई बहुत बीच में सुनाई ट्रक दे का रहा आवाज आ है। रहा है, ये क्या चल रहा है यार? जो ट्रक वाले हैप्पी एरिया में वो चितौनी अपने माइक ऑन ही मत करो प्लीज। हेलो दोस्तों, हैप्पी चितौनी। डिस्टर्ब होते हैं बोलने के बाद सर को आवाज सुनाई नहीं देता आदत है। डालो। अरे कोई एक बोलो ना, सब लोग क्यों बोल रहे हो एक साथ? आप लोग एक हैप्पी चितौनी। हैप्पी जेठानी। तुमन यार सोने चलो बहुत- सर आ गए फिजिक्स पढ़ने। नहीं रे बाबा, अभी से नहीं।